हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के अंदर अपना चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया, जिसके अंदर हमने ये जाना कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट कितनी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में हमने पढ़ा। एंड देन हमने कैपिटल मार्केट के भी दो फॉर्म्स यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में समझा। तो मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और ख़ास तौर से इस बुक को तो तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ रहे हो। तो बच्चों, मुझे यहाँ पर सिर्फ एक एक लाइन में डिफाइन कर देना कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है, मनी मार्केट क्या करती है, प्राइमरी मार्केट क्या करती है, सेकेंडरी मार्केट क्या करती है और कैपिटल मार्केट क्या करती है। तो एक एक लाइन में वो जो क्रक्स है इन सभी टॉपिक्स का, जो मैं बोल रही थी कि ये याद रखना ये याद रखना, तो बस वो सारी बातें आप मुझे फटाफट से कमेंट में बता दीजिए। 5 मिनट रुककर आराम से लेक्चर को देखिएगा आगे, लेकिन अभी 5 मिनट रुकिए और फटाफट से आंसर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि यस, आप लोगों को पीछे का सारा याद है या नहीं। और ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको भी मेमोराइज करना है उन सभी चीज़ों को जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे के कुछ टॉपिक्स की तरफ, जहां पर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं सेकेंडरी मार्केट के बारे में। हम लोगों ने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में लिया है, बट अब कुछ आगे की कहानियां हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। सो अपनी अटेंडेंस लगाते हुए सारा काम कर दीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है द मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, तो तुरंत आपका जवाब आता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जहां पर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। बट यही चीज़ जब एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करनी होती है ना, तो उसमें उन्होंने इस तरीके से चीज़ों को लिखा हुआ है कि हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। तो जब भी आप डेफिनेशन देते हैं ऐसी ही कुछ चीज़ों की, तो आपको एक्ट की ही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि वहाँ पर हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। उन्होंने उनके फंक्शंस, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका जो स्टेटस है, उसके बेसिस पर उनके डेफिनेशंस को यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि हमारे इस एक्ट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज की क्या डेफिनेशन लिखी हुई है और हर एक वर्ड का क्या मीनिंग है। देखो जरा। पहली बात तो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन कहाँ है? तो स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन लिखी हुई है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, कहाँ लिखी हुई है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, जहां पे उन्होंने बोला that securities exchange means any body of individuals, यानी कि ये एक ऐसी एंटिटी है। एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनका मतलब है एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, वाइदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जिसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाइदर इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। वाइदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड, किस पर्पस के लिए लेकिन हमने इसको बनाया है? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज ऑफ, अब ये हमारे लिए मेन बातें हैं, फॉर असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि हमें असिस्ट करना है यानी कि हेल्प करनी है, रेगुलेट करना है यानी कि सुपरवाइज करना है, देखना है काम को, कंट्रोल करना है, कंट्रोल में रखना है। क्योंकि देखो, याद करो जैसे कि आरबीआई, आरबीआई हमारा जो है वो क्या है? सभी कमर्शियल बैंक्स को होल्ड करता है, मतलब सभी कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब कि जितने भी वहां पर काम होते हैं उन सभी काम के बारे में जो जानकारी है वो सब आरबीआई डिसाइड करता है। सारी डायरेक्शंस जो होती हैं वो आरबीआई की तरफ से जाती हैं। ठीक है, अब स्टॉक एक्सचेंज को भी हमने यहाँ पर इसीलिए बनाया क्योंकि हम यहाँ पर असिस्ट करना चाहते थे, मदद करना चाहते थे यहाँ पर काम करने वाले लोगों की। हम यहाँ पे चीज़ों को रेगुलेट भी करना चाहते थे कि भाई देखो, काम ऐसे ऐसे ही होता है, आप सबको भी इसी तरीके से काम करना है, सब अलग तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इस काम को कंट्रोल भी करना है। बट काम है क्या? द बिजनेस, किसी चीज़ का बिजनेस है, किस चीज़ का?
ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज, कि जब जब आप सिक्योरिटीज को खरीदोगे, जब जब आप सिक्योरिटीज को बेचोगे, या अगर आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, तब तब स्टॉक एक्सचेंज आपको ये फंक्शंस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सरल भाषा में अगर मैं बोलूं तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एंटिटी है जिसको इसीलिए बनाया गया ताकि ये जो हम डील कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, यानी कि सिक्योरिटीज में, इन फाइनेंशियल एसेट्स में डील करते टाइम जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को असिस्ट यानी कि उनकी हेल्प की जा सके, उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके, उस चीज़ के लिए स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट किया गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों, क्या है कि जो हमारी फर्स्ट बुक थी ना, पार्ट 1, वो कंसेप्चुअल बुक्स थी। मतलब उसके अंदर जितने भी चैप्टर्स थे वो ऐसे थे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, कि जहाँ पर आपने कहानियाँ सुनी बहुत सारी और आपने समझा, क्योंकि वो सिचुएशनल बेस्ड है, कि अगर हम डायरेक्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टिंग सिचुएशन के हिसाब से, तो वहाँ मैं एक सिचुएशन रखती थी आपके सामने अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू और आपको बताती थी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारा काम ना टेक्निकल है, यहाँ पर चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग है सारी, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एकदम फिक्स है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो भी कंटेंट यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको समझाई जा रही हैं, उसको आपको एक टेक्निकल पॉइंट से, अपने आप को मान लो यार एक फाइनेंशियल मैनेजर यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर बिल्कुल फाइनेंशियल मैनेजर जैसी सोच रखते हुए इसको पढ़ना है, कि तुम्हारे हाथ में पैसा है, तुम्हें उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ लगाना है, कैसे रिटर्न आएगा, कब कैसे डिसीजन लेना है, तुम वही सब चीज़ें यहाँ पर सोच रहे हो। ठीक है, तो इस माइंडसेट के साथ अगर आप इस चैप्टर को या इस बुक को पढ़ेंगे, स्पेशली फर्स्ट 2 चैप्टर्स को, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप अब तक तो सारी चीज़ें क्लियर ही होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ खास ऐसा हमने भी पढ़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया है आपके लिए, फिर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करी है। सी द स्कोप फॉर द लिक्विडिटी एंड द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कि यहाँ पे स्कोप दिखेगा किस चीज़ का, लिक्विडिटी का और सिक्योरिटीज की प्राइसिंग सेट करने का। तो मैंने यहाँ पर छुपा दिए हैं वर्ड्स ताकि आपको इसी में फंक्शंस याद आ जाएं। सो सी द स्कोप फॉर द लिक्विडिटी एंड द प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो बच्चों जहाँ पर एस से हमारा क्या मतलब है, एस से हमारा मतलब है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ई से हमारा मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, या मैं कहूँ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, ई से हमारा मतलब है इक्विटी कल्ट, या पूरा नाम अगर लें तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। एस से हमारा मतलब है स्पेक्यूलेशन, यानी कि प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। एल से हमारा मतलब है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, विच मीन्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। और पी से मतलब है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, और ये तो पूरा पॉइंट आपका यहाँ पर कवर अप हुआ ही है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन अब जरा इनको डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इसमें क्या बातें कही गई हैं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, मेरे पास कुछ शेयर्स है, या चलो अभी शेयर्स पर नहीं आते हैं, मेरे पास एक घर में एक पुरानी टेबल है। ठीक है, अब वो टेबल ना बहुत साल पुरानी थी, बहुत काम कर लिया उस टेबल के ऊपर, अब लगता है कि वो तो बाबा आदम के ज़माने की टेबल है, अब इसको बदल देना चाहिए। तो हमने सोचा कि यार अब इस टेबल को बेचने के लिए हम कहाँ जाएं, मुझे इसको एज अ स्क्रैप तो नहीं बेचना है। ठीक है, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ तो जान बची ही है। तो ऐसे में मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार क्या करूं, इस टेबल को किसको बेच के आऊं। बहुत सारे रिश्तेदारों को पूछ लिया, तुम्हें चाहिए तुम्हें चाहिए तुम्हें चाहिए, सबने मना कर दिया। इवन अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी पूछ लिया, तुम्हें चाहिए तुम्हें चाहिए तुम्हें चाहिए, सबने मना कर दिया। फ्री में ले जाने को तो हर कोई राजी था, लेकिन जब मैंने उसके पैसे मांगे तो सबका मुंह बन गया। तो ऐसे में मुझे लगा कि यार किसी और का मामू बनाना पड़ेगा। तो बस वही दिमाग में आया कि हाँ कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए ना कि जहाँ पर सेकेंड हैंड सामान भी बेचा जा सके। तो बस किसी के दिमाग में यही सब चीज़ आई होगी और उन्होंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स यहाँ पर लॉन्च कर दी जहाँ पर आप अपना पुराना सामान बहुत आसानी से बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक नीड अराइज हुई कि अगर कोई सामान हमारे काम का नहीं है तो ऐसा हो सकता है ना कि वो किसी और के काम का हो। तो ऐसे में उस सामान को कहाँ जाकर बेचा जाए, उसके लिए एक मार्केट की ज़रूरत थी, और वो मार्केट डेफिनेटली ऐसी हो जो आपके सामान को कैश में कन्वर्ट कर दे। तो यानी कि एक ऐसी मार्केट जो आपके सामान को लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी दे, राइट। तो लाइकवाइज अब आपके पास शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज आपने क्रिएट करी, तो इसमें आपका क्या माइंडसेट रहा होगा,
क्या फंक्शन आप सबसे पहले परफॉर्म करना चाहते होगे कि भाई मेरे पास ये मान लो एक शेयर है, एक फाइनेंशियल एसेट है, मुझे ये एसेट नहीं चाहिए, मुझे तो इसके बदले में पैसा चाहिए, कहाँ जाऊं इसको पैसों में कन्वर्ट कराने के लिए? तो स्टॉक एक्सचेंज ने कहा हमारे पास आओ। क्यों? क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आपको एक ऐसी मार्केट जहां पर हम आपको लिक्विडिटी देते हैं आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, कि अगर आप चाहें तो बार बार अपने शेयर्स को खरीद के बेच के आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। हम आपके इस एसेट को कैश में कन्वर्ट करके देंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, द बेसिक फंक्शन of a stock exchange is the creation of a continuous market where securities are bought and sold। सबसे पहली बात ही उन्होंने यहाँ पे बताई कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट है जहां पर आपके एसेट को, आपकी सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा जा सकता है ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेसिस। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज खरीद रहे बेच रहे कल को मना कर देंगे, नहीं, कॉन्टिन्यूशन में हम आपके साथ इस काम को कर रहे हैं। ठीक है, इट गिव्स द इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने किसी कंपनी में एक शेयर खरीदा, ठीक है, एक शेयर उस कंपनी का कितने का था? एक नहीं, चलो थोड़ा सा ज्यादा शेयर खरीद लेते हैं। अरे भाई हमें तो इरेजर चाहिए थी। देखो, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाया, अब मान लो जो एक शेयर है वो 100 रुपए का है, ठीक, और मैंने ऐसे ही टोटल 10 शेयर्स खरीद लिए। अगर एक शेयर 100 रुपए का है तो 10 शेयर्स कितने के हुए बच्चों? बहुत टफ कैलकुलेशन है, प्लीज कर लेना। ठीक है, तो कितने हो गए? 1000 के शेयर्स। अब मैंने क्या किया, पहले तो किसी कंपनी में मैंने ये पैसा लगा दिया 1000 शेयर्स का। अब मुझे लगा कि नहीं यार, ये कंपनी कुछ मजेदार नहीं है, इस कंपनी में पैसा नहीं लगाना है, तो मैंने अपना पैसा वापस ले लिया। तो जब हम कहीं पे पैसा लगाते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट, है ना, कि हमने इन्वेस्ट किया है। बट वही पैसा जब आप वापस निकाल लेते हो और निकाल कर कहीं और बेच देते हो, सबसे पहले जब आपने उस पैसे को वापस निकाला, डिसइन्वेस्ट। पैसा लगाना इज इन्वेस्ट, पैसा निकाल लेना इज डिसइन्वेस्ट, और उसी पैसे को कहीं और लगा देना इज री इन्वेस्ट। समझ गए कि आप, मैंने क्या किया, ये 100 रुपए का शेयर किसी दूसरे को बेचा, मान लो 110 रुपए में, तो मैंने उस कंपनी से तो पैसा विड्रॉ कर लिया ना, तो उस कंपनी से तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। बट मैंने, मान लो वो जो पैसा मुझे मिला, मान लो 110 रुपए मुझे मिल गए, वो 110 रुपए मैंने किसी और कंपनी में लगा दिए, किसी और कंपनी के शेयर को खरीदने में लगा दिए, तो री इन्वेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स को चांस मिलता है कि वो इन्वेस्ट, डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, this provides the liquidity and marketability to already existing securities। अब चाहे वो सिक्योरिटी आपकी पुरानी सिक्योरिटी क्यों ना हो, हम उस सिक्योरिटी को भी एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप उसको भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और इजीली उसके अंदर डील कर सकते हो, यानी कि मार्केट कर सकते हो आप अपने उस शेयर्स को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है किसी रोहन जी का, कि रोहन ने शेयर्स खरीदे इन्फोसिस लिमिटेड के, बट 2 महीने बाद ही उसे कैश की जरूरत पड़ गई, तो उसने क्या किया, उसने उस अपने शेयर्स को इंस्टेंटली सेल कर दिया एनएससी पे जाकर और अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर से मनी में कन्वर्ट कर लिया। मतलब अगर आपको पैसों की जरूरत भी है तो आप इजीली उसको बेच भी सकते हो। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आई होप क्लियर होगा आप सभी लोगों को। चलिए नेक्स्ट वाले पे पढ़ते हैं, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। अब ये तो बच्चों वाला काम है मैडम, ये तो हम बचपन से करते आए हैं, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल है ना। कैसे? देखो, हमने पढ़ा था बचपन में इकोनॉमिक्स के अंदर कि जब भी इकोनॉमी के अंदर एक मार्केट होती है, एक फ्री मार्केट होती है, तो फ्री मार्केट में कोई भी एक व्यक्ति प्राइस डिसाइड नहीं करता। वहां पे तो प्राइस डिसाइड होती है कि डिमांड कर्व की कैसे सिचुएशन चल रही है, सप्लाई कर्व कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से वहां पर प्राइस डिसाइड होती है। कि क्योंकि प्राइस और डिमांड में ऐसा रिलेशनशिप होता है, एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि किसी भी चीज की अगर प्राइस बढ़ती है, ये तो हमने पढ़ा है ना, लॉ ऑफ डिमांड हम पढ़ के आ चुके हैं कि जैसे जैसे चीजें महंगी होती जाती हैं वैसे वैसे उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाती है ना, कि जैसे जैसे सामान महंगा होता है हम उसकी क्वांटिटी को कम डिमांड करना शुरू करते हैं, ये तो नेचुरल चीज है। बट वहीं पे अगर प्राइस कम होती है तो हम क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकते हैं, इसका मतलब हमारी क्वांटिटी बढ़ जाती है, इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ से क्या समझाया हमने? इनवर्स रिलेशनशिप। बट अगर वही चीज सप्लाई के बारे में पढ़ूं तो एज अ सप्लायर आप तभी ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे ना जब प्राइस बढ़ेगी, तो जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, बट वहीं पे अगर प्राइस घट जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घट जाती है। तो यहाँ पर हमने कैसा रिलेशनशिप देखा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब अगर हमारे पास प्राइस और
क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है तो उसका कर्व कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा डिमांड कर्व हो गया। बट वहीं पे अगर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो उसका सप्लाई कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। अब जहां पर भी ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट हुए, यानी कि दिस पॉइंट, यही पॉइंट आपका क्या कहलाता है बच्चों, द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यही आपकी कहलाती है द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि आप अपनी सिक्योरिटीज को इतनी प्राइस पे ट्रेड करेंगे, इसको हम ई नाम दे देते हैं, ठीक है, और ये हो गया आपका ओपी। तो ओपी हमारी वो प्राइस है जिसपे हम अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड करेंगे, और कितनी क्वांटिटी, ओक्यू क्वांटिटी। तो बस इसी तरीके से हमारे शेयर मार्केट के अंदर भी जो प्राइस है सिक्योरिटीज की वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। देखिए जरा, द शेयर प्राइसेस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि जो भी मार्केट में प्राइस डिसाइड की जा रही है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स की, वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड की जा रही है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मैकेनिज्म ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूएशन, और स्टॉक एक्सचेंज टाइम टू टाइम उस चीज का वैल्यूएशन करता रहता है, थ्रू विच द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड, जिसकी हेल्प से हम प्राइस डिसाइड कर पाते हैं। Such a valuation provides important instant information to both the buyers and the seller, और ये information दोनों के लिए तो जरूरी है, जो सामान बेच रहा है वो भी जानना चाहता है मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और जो सामान खरीद रहा है वो भी तो जानना चाहता है ना कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। तो ये वैल्यूएशन दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। सो एग्जाम्पल क्या है, इफ मेनी इन्वेस्टर्स वांट्स टू बाय द रिलायंस शेयर, मान लो कि बहुत सारे लोग दौड़े 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 आ गए अंबानी जी के शेयर्स खरीदने के लिए कि हमें तो रिलायंस के ही शेयर्स खरीदने हैं, इनके पास बहुत पैसा है इसलिए ये शादी में भी बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में रिलायंस के शेयर्स के लिए क्या हो गई, डिमांड हाई हो गई, सो इट्स प्राइस राइजेस। तो जब डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी तो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बताया था इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर मैंने बोला प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, बट अगर डिमांड बढ़ती है किसी चीज की, यानी कि पहला फैक्टर अगर डिमांड है तो प्राइस क्या हो जाती है, प्राइस भी घटती नहीं है, प्राइस बढ़ जाती है। किसी भी चीज की अगर मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली वो सामान महंगा हो जाता है ना, ये तो पता ही होगा आपको। सो इफ पीपल स्टार्ट सेलिंग देम इन बल्क द प्राइस फॉल्स। अब उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, भाई आपने ये बोला कि मार्केट में डिमांड बढ़ने लग गई, अब डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस भी बढ़ने लग गई, अब प्राइस बहुत हाई जा रही है, बहुत हाई जा रही है, जिसकी वजह से जो लोग हैं अपने सामान को बेचना शुरू कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए क्योंकि उनको दिख रहा है कि मार्केट में तो बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। अब जैसे जैसे सप्लाई बढ़ने लग जाएगी, इसका मतलब मार्केट में जैसे ही प्राइस बढ़ी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ गई, और जैसे मार्केट में किसी भी चीज का ढेर लगना शुरू हो जाता है ना, यानी कि चीजें मार्केट में आगे जाके मतलब बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि यार बहुत सारा सामान आ गया, बहुत सारा स्टॉक आ गया है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो चीजें हैं वो अप एंड डाउन मार्केट में चलती रहती हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट के जो टर्म्स है, मार्केट की जो सिचुएशंस है वो बार बार बदलती रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट द थर्ड पॉइंट इज, अब भैया ये तो बहुत रिस्की मामला है, कब प्राइस बढ़ रही है कब प्राइस घट रही है, कोई भी आके आपको शेयर बेच जाए, आपको क्या पता चल रहा है। कोई भी अगर आपको आके कह दे कि हाँ भाई ये वाली कंपनी है, इतने का ये शेयर बिक रहा है, चलो तुम मुझे पैसे दे दो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो आप किसी पे भी भरोसा कर लोगे क्या। कोई आपसे कोई भी ऐप डाउनलोड करा रहा है कि अच्छा इस पे तुम ट्रेड कर सकते हो, और तुमने वो डाउनलोड करके बैठ गए हो, वो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल नहीं है, वो अपना खुद का सेटअप तुम्हें दे रहे हैं और तुम उसको डाउनलोड करके मस्त ट्रेडिंग करो, और कुछ दिनों बाद वो तुम्हारा पैसा लेके भाग गए, क्या करोगे फिर। तो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्की है ना, तो रिस्क नहीं है ये, आप अवेयर नहीं है इसी वजह से आप ठगे जा रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज तो अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है अच्छे से, ताकि आपकी सेफ्टी मेंटेन की जा सके, आपके ट्रांजैक्शन को सेफ रखा जा सके। तो सुन लो जरा सेफ्टी कैसे मेंटेन होती है यहाँ पे। तो स्टॉक एक्सचेंज आपको एक ऐसा फंक्शन देती है जहां पर ट्रांजैक्शन की सेफ्टी की जाती है। कैसे, The membership of the stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. प्रॉपर एक लीगल फ्रेमवर्क हमारा बना हुआ है जहां पर ये बताया गया है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है यहाँ पे, जितने भी लोग हमारे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं वो वेल रेगुलेटेड है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। आप अगर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, डीमेट अकाउंट बताऊंगी डीमेट अकाउंट क्या होता है, और बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। बस इतना समझ लो कि हमारे शेयर मार्केट का एक बैंक अकाउंट है। जैसे कि अगर हमें कोई नॉर्मल ट्रांजेक्शन करनी हो एज अ नॉर्मल पर्सन, मतलब
एज एन इंडिविजुअल, तो हम अपने कमर्शियल बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। लाइकवाइज अगर आपको शेयर मार्केट में डील करना है तो हम एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपना ये अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट की हर एक ट्रांजेक्शन अपने मोबाइल पर देख पाते हो ना, ठीक उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर अगर आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन कराते हैं विद एन ऑथराइज्ड ब्रोकर, तो वहां पर आप भी अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को ऑन स्क्रीन खुद से देख सकते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ उन्होंने मेंबरशिप भी रेगुलेट कर रखी है कि ऐसी नहीं कोई भी आता है और शेयर मार्केट में मेंबर बन के चला जाता है, नहीं, उसके भी कुछ टर्म्स कंडीशंस, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है। तो यहाँ पे आपकी सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हुए हैं। दिस इंश्योर्स दैट इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट अ सेफ एंड अ फेयर डील ऑन द मार्केट, क्योंकि भाई आप ही तो वो जो इनको पैसा दे रहे हो, तो आपका तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक यहाँ पर फेयर डीलिंग मिले। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है कि अगर एक इन्वेस्टर टीसीएस के अंदर शेयर्स खरीदना चाहता है, टीसीएस के शेयर्स खरीदना चाहता है बीएससी के हेल्प से, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, देन ही गेट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट नोट थ्रू हिज ब्रोकर। तो आपको एक प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा एक ब्रोकर के थ्रू, जो ये ऑथेंटिकेट करेगा कि यस, ये जितने भी शेयर्स में आप डील कर रहे हो इसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल असली है, ताकि आपको ये इंश्योर किया जा सके कि आपके साथ एक सेफ और फेयर डील की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको दिए जाते हैं, जो इस चीज की गवाही देते हैं, एक एविडेंसेस की तरह यूज किए जाते हैं कि यस, आप एक सही जगह पर डील कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आपको पता है ना, हम कहते हैं कि एक इकोनॉमी का बढ़ना घटना बहुत हद तक उसकी शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है। अभी जब पीछे वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो उस टाइम पे सबसे पहले लोगों के माइंड में यही आया कि शेयर मार्केट का क्या होगा। अगर शेयर मार्केट डाउन चली गई तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, हमारी पूरी इकोनॉमी पे इसका अफेक्ट हो जाएगा, हमारी पूरी इकोनॉमी डाउन जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर वॉर सिचुएशन के टाइम पे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई तो स्टॉक मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मनी सप्लाई जो है वो यहीं से जो है सर्कुलेट हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो देखिए ज़रा किस तरीके से यहाँ पर हम कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं जिसकी हेल्प से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट इन विच एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर रीसोल्ड एंड ट्रेडेड। मतलब ये ना एक ऐसी लाइन है कि जब भी तुम्हें फंक्शन एक्सप्लेन करना है या तुम्हें सेकेंडरी मार्केट के बारे में बात करनी है, टॉप सीक्रेट है इसलिए आराम से बोल रही हूँ, किसी को बताना नहीं, अपने तक ही रखना, कि जब भी सेकेंडरी मार्केट के बारे में लिखना हो ना, ये लाइन हर जगह लिख देना। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा सेकेंडरी मार्केट के बारे में, ये लाइन लिख देना। और कितनी आसान लाइन है ना, कितनी बार आ गया, नलायको इसको तो याद कर लो। क्या है लाइन? कि सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां पर कौन सी सिक्योरिटीज में डील करते हो, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में डील करते हो, रीसोल्ड करते हो और उसके अंदर ट्रेड करते हो। ठीक है, अब इसी प्रोसेस के थ्रू जहां पर आप ट्रेड कर रहे हो, रीसोल्ड कर रहे हो, फिर से वही बात, आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, आप री इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग को चैनलाइज यानी कि यूज करते हो इन द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अवेन्यूज। अब तुम इतने समझदार हो ना, तुम अगर स्टॉक मार्केट में एंटर हुए हो तो तुम समझदार हो तभी तो एंटर हुए हो। तो तुम्हें पता है कि आज तुमने एक कंपनी में पैसा लगाया, तुम्हें लगता है ठीक है इस कंपनी में भी फिलहाल कोई फायदा नहीं हो रहा, दूसरी कंपनी अच्छा पैसा दे रही है, तुमने यहाँ से शेयर्स निकाले, पहले इन्वेस्ट किए, शेयर्स निकाले, डिसइन्वेस्टमेंट हुई, कहीं और जाके पैसा लगा दिया, री इन्वेस्टमेंट हो गई। तो ये जो तुम बार बार अपने पैसों को यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हो, उसका मूवमेंट लेकर आ रहे हो, उसको चैनलाइज करो कहाँ, जहां तुम्हें लगता है कि मोस्ट प्रोडक्टिव है, यानी कि जहां तुम्हें लगता है कि ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट की, तुम वहां पैसा लगा रहे हो। कि तुम अपने 100 रुपए को 200 रुपए में कन्वर्ट करने की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो तुम्हारे 100 जो 200 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 100 रुपीज का कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ना, कि जितना तुमने पैसा लगाया वो तो रिकवर हो गया, उसके ऊपर तुमने 100 रुपए और कमा लिया और अब तुमने इसको इन्वेस्ट किया। तो ये ही तो कहलाता है कैपिटल फॉर्मेशन, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, कि जितना पैसा लगा हुआ था उसी में तुमने और पैसा ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, देखिए जरा, सो दिस लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन। और जितना ज्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतनी ही हमारी इकोनॉमी की क्या होगी, ग्रोथ होगी, क्योंकि जितना पैसा भाई उतनी ग्रोथ, सिंपल सी बात, जितना ज्यादा पैसा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की होगी। ठीक, अब देखिए जरा, नेहा ने बेचे अपने कुछ पुराने शेयर्स जो कि विप्रो कंपनी के थे, ठीक है,
और फिर उसने यही पैसा इन्वेस्ट किया, एक नई लिस्टेड कंपनी आई थी मार्केट के अंदर, ठीक है, और जो क्या कर रही थी, वो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, नई कंपनी है, लेकिन उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। तो उसने क्या किया, नई इंडस्ट्री में पैसा लगाया, जिससे उस नई इंडस्ट्री को भी ग्रो करने का मौका मिला और उसने भी कैपिटल फॉर्मेशन में एक मदद करी, ठीक है। पुरानी कंपनी से पैसे निकाले, पुराने शेयर्स में से, और एक नई कंपनी में उसने पैसा लगाया जहां उसे लगता है कि फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इस कंपनी के ज्यादा अच्छे हैं। तो उस नई कंपनी को भी मौका मिल गया, पैसा मिल गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अगले पॉइंट की तरफ, विच इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब इक्विटी कल्ट का मतलब होता है तुम्हें ये एहसास दिलाना कि कंपनी में शेयर्स लगाना कैसा होता है। कहते हैं ना, जब तक हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, लोग कितनी कहानियां सुनाने कि ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट जब तक आप उस चीज़ को खुद फील नहीं करते, तब तक आप उस एक्सपीरियंस को कैसे दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे, है ना। लोग आपको यही से बता रहे हैं, तुम्हें पता है माउंटेन्स पे जाते हैं तो ऐसा फील होता है, तुम्हें पता है दुबई में जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, तुम्हें पता है अमेरिका में जाने में कितना मजा आता है। अरे यहीं से बता दोगे क्या सब चीज़ें, ऐसे कैसे। तो यहाँ पर आपको ये आपके दिमाग में ना जब ये चीज़ें बताई जा रही है, तो इसलिए नहीं बताई जा रही कि तुम यहीं बैठे बैठे इस चीज़ को फील कर लो, इसलिए बताई जा रही है कि तुम भी भाई जाओ, घूम कर आओ, एक्सपीरियंस कर कर आओ। तो मैं आज यहाँ पे तुमको बता रही हूँ, ये जो 12th क्लास में तुम्हें ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट, वो इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुमने बस इसकी नॉलेज ले ली और खत्म, पेपर दे दिया और बात खत्म होगी, नहीं। वो चाहते हैं कि आगे जाकर तुम भी इस फील्ड में कुछ करो, थोड़ा बहुत ही करो, लेकिन करो जरूर, अभी नहीं, जब पढ़ लिख लो, थोड़ी सा और ज्ञान ले लो इसके बारे में, बट हाँ इस फील्ड में थोड़ा सा एंटर करो ताकि तुम भी अपने लिए कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऐड कर पाओ, ठीक है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट यही कहलाता है कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगाना कि क्यों इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, क्यों शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए फायदेमंद होता है, लोगों को एडुकेट करना, जो मिथ्स हैं उनसे बाहर निकालना, और एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना कि क्या होते हैं ऑनरशिप की फीलिंग और क्या कर सकते हैं आप ऑनरशिप राइट्स को लेकर। तो ये एक अवेयरनेस जगाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जागो ग्राहक जागो, तो यहाँ पे जागो इन्वेस्टर्स जागो और पैसा यहाँ पर लगाओ। तो बस यही समझ लो कि ये वही है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, कि आपको ये समझाया जा रहा है कि क्यों ऑनरशिप आपको लेनी चाहिए, ठीक है। देखो जरा, द स्टॉक exchange can play a vital role in ensuring the wider share ownership। तो एक स्टॉक एक्सचेंज वो एक आप कह सकते हो वो माध्यम है जिसके थ्रू लोगों को एडुकेट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है किसके बारे में, ऑनरशिप के बारे में। इट रेगुलेट्स द न्यू इशू, क्योंकि देखो ये क्या करता है, ये नई इशू को भी रेगुलेट करता है, बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं, एंड टेकिंग द इफेक्टिव स्टेप्स, और उसके अलावा कुछ ऐसे स्टेप्स भी लेते हैं इन एडुकेटिंग द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, ताकि हम यहाँ पर लोगों को जागरूक कर सके कि क्यों बैंक में पैसा मत रखो। बैंक में पैसा रखना भी एक तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करना है, बट वहां पे देख लो तुम्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, और यहाँ अगर थोड़ा सा रिस्क ले लोगे तो यहाँ पैसे लगाने से शायद तुम्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये सारी चीजें समझाई जा रही है कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जैसे कि जब जोमैटो का आईपीओ आया, मार्केट में तहलका मच गया कि जोमैटो का भी आईपीओ आ गया, जोमैटो का भी आईपीओ हो गया। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार एक पब्लिक इशू करती है अपने शेयर्स का, तो उसे आईपीओ कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी कहानियां अभी बहुत सुनेंगे आप आगे जाके, जब आप थोड़ा सा और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी सारी जो क्लैरिटी है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी खैर फिलहाल हमारे कोर्स में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है इस मार्केट के बारे में, बट आप थोड़ी थोड़ी जो नॉलेज है उतनी तो आपको पता होनी चाहिए। तो जब जोमैटो का इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट में आया, यानी कि आईपीओ आया, बहुत सारे स्मॉल पार्टिसिपेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब क्योंकि जोमैटो एक वेल नोन कंपनी है, सब जानते हैं उसके बारे में, तो लोगों को लगा कि यार ये तो एक ऐसी कंपनी है जो ट्रस्टवर्दी है, जिसको हम जानते हैं, तो ये अगर मार्केट में उतरी है तो कुछ धमाके करने के लिए उतरी होगी। तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वो भी वहां पर एंटर हुए, एंड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन मोर पीपल एंटर द इक्विटी मार्केट्स। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे कैंपेन्स चलाए गए, बहुत सारे तरीकों से लोगों को एडुकेट किया गया इसके बारे में, जिसकी हेल्प से बहुत सारे लोग जो थे वो इक्विटी मार्केट में एंटर कर पाए, ठीक है। तो एक तरीके से एक अवेयरनेस जगाना इज स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुई है एनकरेजिंग द शेयर ऑनरशिप, उसे ही बोलते हैं स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, ठीक है जी। इसका आखिरी पॉइंट फंक्शंस का, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। पर
स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर एक बात बोली जाती है जो शायद मुझे भी थोड़ी सी बोलते हुए अजीब सी लगती है कि ये इट इज़ जस्ट लाइक अ गैम्बलिंग, ठीक है। बट जो लोग इसमें डील करते हैं ना, कभी उनके सामने ये शब्द मत इस्तेमाल करना क्योंकि गलत है ये पूरी तरीके से। आप मतलब देखो, आप इसको गैम्बलिंग तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर स्किल्स लगते हैं। आप जब वो काम कर रहे होते हो जिसको आप गैम्बलिंग कर रहे हो, वहां पर मुझे नहीं लगता कि कोई स्किल है ऐसा स्किल। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक नॉलेज लेनी होती है, यहाँ पर आपको मार्केट को एनालाइज करना होता है। मतलब इतने अच्छी एजुकेशन के बाद आप इस मार्केट में एंटर कर पाते हो सही तरीके से, ठीक है। मैं मानती हूँ करने को बहुत सारे लोग शेयर मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग इस मार्केट में और अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लंबे समय से टिके हुए हैं ना इस जगह पर, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज गेन करी है इस मार्केट के रिगार्डिंग, जहां पर वो मार्केट का जरा सा चेंज होना भी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इजीली एनालाइज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो ट्रेड मार्केट जो शेयर मार्केट है, ये पूरी तरीके से स्किल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर इस स्किल्स के साथ आता है एक स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन समहाउ इज रिलेटेड टू द अनुमान लगाना, ठीक है। कि अगर मार्केट में लगता है कि हम एक अनुमान लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यार प्राइस ना आगे जाके मार्केट में इस कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। मान लो मेरे को लग रहा है कि रिलायंस के जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, तो मैं आज इसको खरीदना शुरू कर दूंगी क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर में तो मेरे को फायदा होगा। या मुझे लग रहा है कि जिस कंपनी में मैंने पैसा लगा रखा है भाई इन फ्यूचर उसके रेट घटने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगी, शेयर्स को अभी से बेचना शुरू कर दूंगी। ये उसी अफवाह की तरह है जैसे कि लगता है कि अरे 2 दिन बाद से तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो बस आज ही सारी टैंकी फुल करा लो, तो कि बहुत टाइम तक चल पाएगी ना वो तुम्हारी, कि एक बार तो सस्ते में पेट्रोल हम भरवा ही लें। तो बस कुछ इसी तरीके से थोड़ी चीजें शेयर मार्केट के अंदर भी होती है विच इज बेस्ड ऑन द स्पेक्यूलेशन। बट ये स्पेक्यूलेशन हेल्दी स्पेक्यूलेशंस होती है, यानी कि जानबूझकर बहुत ज्यादा भी मार्केट में ऐसा शोर नहीं मचाया जाता कि भैया ये कंपनी जो है वो कल को इंसॉल्वेंट होने वाली है, ये कंपनी ऐसी है जो मार्केट में धमाका करने वाली है। तो ऐसे भी स्पेक्यूलेशंस अलाउड नहीं है। हेल्दी और रिस्ट्रिक्टेड मैनर में जो स्पेक्यूलेशंस है, जो अनुमान लगाना है, जो एक तरीके से आप गेस कर रहे हो, वो अलाउड है आपको कि ठीक है ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो इसके अंदर जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उसके बेसिस पे ये जो है हमारे जो लोग काम करते हैं पार्टिसिपेंट शेयर मार्केट के अंदर, वो इस चीज का अनुमान लगाते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज अलाउज द लिमिटेड स्पेक्यूलेशन बट ओनली विद इन द रूल्स एंड द लॉस। मतलब नियम कानून के हिसाब से ही आप ये काम कर सकते हो। स्पेक्यूलेशंस का मतलब क्या है, दैट बाइंग द शेयर्स एट द लो प्राइस एंड सेलिंग एट द हायर प्राइस। कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि आज हमने सस्ते में सामान को खरीद लिया, कल हम उसको महंगे में बेचेंगे, तो बस इसी को हम स्पेक्यूलेशन कह रहे हैं यहाँ पे। A small amount of healthy speculation is good because it keeps the market active। और ये होना भी चाहिए ताकि मार्केट में थोड़ी सी हलचल रहे, मार्केट एक्टिव रहे, मार्केट में कुछ तो ऐसा होना, कुछ तो लगता रहे कि एडवेंचर हो रहा है। सो टू कीप द मार्केट एक्टिव लिक्विड, और लोग खरीदेंगे बेचेंगे तो जो मनी का मूवमेंट है वो भी होता रहेगा। तो एक्टिव रखना है, लिक्विड रखना है और प्राइसेस को कहीं ना कहीं हमें स्टेबल रखना है। एग्जाम्पल, अगर इन्वेस्टर को लगता है कि इन्फोसिस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो क्या करेगा, आज ही खरीदना शुरू कर देगा ताकि कल को वो उसे प्रॉफिट पर बेच सके। तो इसकी वजह से मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलती रहती है। वरना लोग आज खरीदेंगे 3-3 साल बाद सामान को बेचेंगे तो मार्केट कैसे चलेगी। तो स्पेक्यूलेशन की वजह से ही ये जो हम बता रहे हैं कि अब महंगा होगा, अब सस्ता होगा, तो मार्केट में बाइंग और सेलिंग चलता रहता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। आई होप कि 6 के 6 फंक्शंस आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए। आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में।